नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार। आप सबका स्वागत है आपके स्टडी आश्रम में। तो जैसा कि सबको अंदेशा था कि रसिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, तो लीजिए यूक्रेन पे अटैक कर ही दिया है। और इस कहानी को समझने के लिए चलते हैं हम वर्ल्ड वार टू की ओर। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड वार टू जब 1945 में समाप्त होता है तो पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई। एक यूएसएसआर और दूसरा खेमा बना नाटो। ये दोनों ग्रुप अपने आप में काफ़ी पावरफुल थी, काफ़ी शक्तिशाली थी, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, जिसे कोल्ड वार के रूप में जाना जाता है। और यह कोल्ड वार बहुत ही लंबे समय तक चला, जो कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्त होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है और 1991 तक चलता है। जब यूएसएसआर बिखर जाता है तब जाकर के यह कोल्ड वार समाप्त होती है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि यह नाटो और यूएसएसआर के बारे में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये दो कनाडा और अमेरिका के साथ 28 यूरोपियन कंट्री का अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। इस अलायंस में ऐसा है कि अगर इस 28 यूरोपियन कंट्री और दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री पर कोई भी देश अगर अटैक करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो पूरे नाटो के सदस्यों पर हमला है। और फिर ये नाटो के सभी 30 कंट्री मिल करके उसके साथ लड़ाई करेंगे और उसको जवाब दिया जाएगा। यह नाटो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को स्थापित किया जाता है और इसके बाद से इसका एक्सपेंशन होता है। धीरे धीरे इसमें सदस्यों को जोड़ा जाता है और इनके सदस्य बढ़ते जाते हैं। आज इसमें सदस्यों की संख्या 30 है। यूएसएसआर की बात करें तो यह काफ़ी बड़ी पावरफुल देश है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें सेंट्रल एशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, काकेशस कंट्री, ये सारे पहले यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे। और इस तरह से ये यूएसएसआर के पास काफ़ी शक्ति थी। और यही यूएसए नाटो जो है और यूएसएसआर, इन दोनों पावर के पास एटॉमिक पावर थी। बाद में चाइना के पास भी एटॉमिक पावर आ गया और इंडिया ने भी 1998 में एटॉमिक पावर को डेवलप कर ही लिया। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब समस्या यह है कि आज यह हो रहा है कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन पे रसिया ने हमला बोल दिया है। आप ये देख सकते हैं यूक्रेन के सड़कों पे रसियन आर्मी, और किस तरह से यूक्रेन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इसे तबाह किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है इस तरह से यूक्रेन को अटैक करना और बर्बाद करना? तो समझते हैं, इस बात को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप इस कलर में जो देख रहे हैं यह है रसिया, ठीक है। और यहाँ पर आप आराम से एप्रिसिएट कर पा रहे होंगे, जिसको हम कलर कर रहे हैं, यह है यूक्रेन। आप देख रहे होंगे कि ये यूक्रेन की जो सीमा है वो रसिया से टच कर रही है। तो यूक्रेन अपनी इच्छा जाहिर की थी कि नाटो का सदस्य बन जाए, और इससे लेकर के रसियन काफ़ी नाराज़ थे रसिया। और
पुतिन को यह अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो रसिया के बहुत ही करीब आ जाएगा और इस यूक्रेन से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर ही यूक्रेन की राजधानी मॉस्को शहर स्थित है। तो इस तरह से रसिया को बहुत ही डर हो जाता है और फिर उन्होंने इससे ऐतराज जताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर यह प्रोसेस आगे बढ़ता है, यूक्रेन नाटो की तरफ ज्वाइन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है, इसमें ज्वाइन करना चाहता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस मैप में आप एप्रिशिएट कर पाएंगे कि रसियन जो यूएसएसआर थी, सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता है, उसका जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कितना बड़ा है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये सारे कंट्री जो कलरफुल में आपको दिख रही है, ये सारे के सारे कंट्री जो हैं वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, जो कि 1991 तक यूएसएस का पार्ट रहे। तो अब आते हैं कि आगे ये जो कहानी स्टार्ट हो जाती है वो उसको हम समझते हैं। यूक्रेन का पार्ट था आपका ये क्रीमिया। आप क्रीमिया को अच्छे से एप्रिशिएट कर पाएंगे। हम आपको थोड़ा सा बड़ा नक्शा दिखाते हैं, तो बड़ा सा मैप दिखाते हैं। अब इस नक्शे में आप यहाँ पर यूक्रेन को अच्छे से एप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। यूक्रेन ये पूरा का पूरा यूक्रेन है और यहाँ पर जो हम इसको छोटा सा सर्कल किए हैं यह है क्रीमिया। इस क्रीमिया पर रसिया ने 2014 में अटैक करके इसको अपने में मिला लिया। अभी यहाँ पर इस क्रीमिया पर शासन है रसिया का, रसिया इस पर रूल करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, वह आखिर तत्कालिक कारण क्या है कि रसिया ने इन्वेंट कर दिया और यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो इस एरिया में बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है रसियन के साथ। तो रसिया के साथ आप यहाँ पर देखिए कि ये जो दो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर रसियन सपोर्टर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो रसिया ने ऐसा अचानक से कहता है कि ये दोनों जो स्टेट हैं, ये दोनों जो एरिया हैं, इसको हम स्वतंत्र घोषित करते हैं। ये लुहांस्क एरिया और डोनेट्स्क एरिया, ये दोनों एरिया को हम स्वतंत्र घोषित करते हैं। इससे रसिया को एडवांटेज मिल जाता है और इस स्वतंत्र देश पर अपनी आर्मी को प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है जो रसियन से लगता है, अगर यहाँ पर नाटो का जो मिलिट्री है वो तैनात हो जाए तो रसियन के लिए एक तरह से खतरा हो जाएगा और एक पावरफुल देश कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से हो। तो आखिरकार रसिया ने यहाँ पर अटैक कर देता है, यूक्रेन पे अटैक कर देता है और आज पिछले 4 दिनों से यह युद्ध चल रहा है। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी हम यूक्रेन की ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की ज्योग्राफी को जानते हैं, किन किन देशों से इनका बॉर्डर शेयर होता है। तो आप यहाँ पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी चर्चे में आ चुकी है और सारे के सारे अभी पूरा का पूरा न्यूज़ चैनल जो है, अखबार जो है, वो यूक्रेन से भरा पड़ा हुआ है। तो थोड़ा इसकी ज्योग्राफी को हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि ये यूक्रेन क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है।
और यूक्रेन का साइज पूरे यूरोप में, अगर रसिया को छोड़ दें, क्योंकि रसिया एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में आता है। और इस तरह से अगर उसको हम दरकिनार कर दें तो सबसे बड़ा कंट्री जो हो जाएगा वो यूक्रेन हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री यूक्रेन हो जाएगा। यह यूक्रेन की जो भूमि है काफ़ी समतल है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको सिर्फ पहाड़ मिलेंगे, बाकी कहीं पर भी आपको जंगल, पहाड़, इस तरह के घने जंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम इस क्रीमिया को छोड़ दें तो। क्योंकि इस क्रीमिया पर अभी पूरा का पूरा अधिकार जो है वो रसिया का है, इसीलिए इसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो जो पर्वत की बात करें तो यहीं पर पर्वत स्थित है। और इस पर्वत को हम लोग कार्पेथियन माउंटेन के नाम से जानते हैं, कार्पेथियन पर्वत। और इसका सबसे ऊंचा कार्पेथियन, हम लिख देते हैं कार्पेथियन। तो ये कार्पेथियन माउंटेन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट हर्बला है, माउंट हर्बला है। और इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मात्र 2000 मीटर ही है। यहाँ पर हिमालय पर्वत के जैसा 4000, 5000, 6000 ऊंची पर्वत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मात्र 2000 मीटर की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी है कार्पेथियन माउंटेन की, जो कि यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके अड़ोसी पड़ोसी जो आपके नेबरियस कंट्री है यूक्रेन के, उसके बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका कंट्री है वो है बेलारूस, जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में। और अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखें, ये जो एरिया है यहाँ पर रसियन का बॉर्डर है, और फिर वे ईस्ट में, पूरा का पूरा ईस्ट में तो आपको दिख जाएगा रसियन का ही बॉर्डर। चूँकि क्रीमिया पर इसी का रूल है, इसी का अधिकार है, तो आप कह सकते हैं नीचे साउथ से भी एकदम पूरा यहाँ तक, मतलब 50% बॉर्डर जो है वो रसिया के साथ इसका शेयर हो रहा है, बेलारूस के साथ नॉर्थ में। और फिर यह पोलैंड है, यह पोलैंड पर अटैक ही सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बना था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, तो वो वर्ल्ड वार का कारण बना था, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं वेस्ट में, तो आपको यहाँ पर स्लोवाकिया मिलेगी, हंगरी मिलेगी, हंगरी की राजधानी जो यहाँ की बुडापेस्ट है। रोमानिया मिलेगी, रोमानिया बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। और फिर इस तरह से आपको ये सारी कंट्री मिलेगी। एक छोटा सा देश आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये है मालडोवा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देख लिए बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा, इन सब से बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन, और सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ। और यही मुख्य कारण बना, चूँकि यह यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रसियन ने इस पर इन्वेंट कर दिया, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा बॉर्डर लगने वाला देश कभी नहीं चाहेगा, और वह देश काफ़ी पावरफुल भी है, तो कभी नहीं चाहेगा कि वैसे देश जो इसका पड़ोसी देश हो वह नाटो का सदस्य बन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं समंदर के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो है आपको अच्छे लेटर में आपको दिख जाएंगे कि यह जो है वो है ब्लैक सी, यह जो है वो है ब्लैक सी। और यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये है एजोब सी। तो ये दोनों के बीच समुद्र का ये पतला रास्ता है, एक पतला रास्ता है।
और इस पतले रास्ते को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे, ब्लैक सी है। यहाँ पर जो ये छोटा सा समंदर है, इस समंदर को हम लोग बोलते हैं मरमरा सागर। तो मरमरा सागर और ब्लैक सी, ये दोनों को जो ये पतला समंदर का रास्ता जोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि। इसको याद रखने का तरीका है कि आप लोग केमिस्ट्री में एक एलिमेंट का नाम सुने होंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस में फ को हटा दीजिए, पी को पीएच को हटा दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए बी, तो हो गया बॉस्फोरस। तो इस हिसाब से बॉस्फोरस जल संधि जो है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है, वह जोड़ता है ब्लैक सी को मरमरा सी से। अब नीचे जो आप ये जो समंदर देख रहे हैं, ये समंदर का नाम है एजियन सी। ये समंदर का नाम है एजियन सी। तो एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ने वाला यहाँ पर आपको एक पतला सा समंदर का रास्ता दिख रहा होगा, छोटा सा संकरा रास्ता दिख रहा होगा, और इस रास्ते को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। अब चलिए दोस्तों, डार्डेनल्स स्ट्रेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि ये जो माउंटेन है, ये जो आपका मैप है, यह जो मैप है, इस मैप में आप इसके जोग्राफिकल, यूक्रेन का जोग्राफिकल मैप है, आप इस फिजिकल मैप है। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे, यह यूक्रेन जो है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने सेना को साफ आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इस अपने कब्जे में ली जाए, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ रही है, तो उसे जवाब भी दे रही है। दोनों के बीच युद्ध काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दो नदी जो है वो, एक यह नदी है, इधर से आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। एक ये नदी है जो इस तरह से आ करके ब्लैक सी में गिर जाती है। इसे नाइपर नदी बोला जाता है, इसे नाइपर नदी बोला जाता है। डी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं किया जाता है। और एक रिवर आपको इधर से दिख रही है, यह रिवर भी आप ये रिवर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस रिवर का नाम है नाइस्टर रिवर। इसमें भी डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है और इसे बोला जाता है नाइस्टर रिवर। तो ये था दोस्तों यूक्रेन पर किया गया हमला रसिया के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर अग्रेसिव दिखाया है और इसको इन्वेंट किया है। और यहाँ तक कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के पीएम से भी गुहार लगाए कि आप रसिया को बोलो कि वो युद्ध को विराम दे और युद्ध ना करे। याद रखें दोस्तों कि यही यूक्रेन भारत को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो एटॉमिक बम, जब हम लोगों ने एटॉमिक परीक्षण किया था वो समय हो, चाहे 300 धारा हटाने की बात हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, ये यूक्रेन हमेशा भारत के अगेंस्ट जाता रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके भारत को अपना स्टांस लेना चाहिए और डेफिनेटली लेना चाहिए और जियोपॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, और देखते हैं आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी आश्रम। थैंक यू वेरी मच।